मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल जो हमारा चल रहा था, आदिकाल के अंतर्गत ही लौकिक साहित्य को शुरू करेंगे। साथियों, जो आदिकाल है और इसी आदिकाल में हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी यहाँ पर लौकिक साहित्य। कौन सा साहित्य है? लौकिक साहित्य है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आदिकाल के अंतर्गत ही ऐसे राइटर जिन्होंने आदिकाल में बहुत सारे जो है रचनाओं का संकलन किया और जो आदिकाल से संबंधित भी रहे हैं, तो ऐसे राइटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले जो यहाँ हमारे जो रचनाकार आते हैं वो हैं विद्यापति जी। कौन से हैं? विद्यापति। विद्यापति से एक न एक क्वेश्चन, कोई सी भी एग्जाम दीजिए आप लोग, विद्यापति से क्वेश्चन आना ही होता है। साथियों, कोई नहीं रोक सकता, ये मान के चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, जिनका जीवन परिचय इतना खतरनाक रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। साथियों, और जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं साथियों, उनके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर देता हूँ। तो साथियों, कंप्लीट नोट्स बनाइए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। साथियों, पूरा कोर्स मैं आपका यहाँ पर कराऊँ। वीडियो अभी कम आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे वीडियो बढ़ा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैंने वादा किया है कोर्स पूरा कराने का, मैं करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है साथियों? तो सबसे पहले बात करते हैं जो विद्यापति जी हैं, इनका समय क्या रहा है। अब विद्यापति जी के समय के बारे में साथियों हम बात करेंगे तो विद्यापति जी का जो समय है वो क्या रहा है, यही चीज़ देखने वाली है। तो साथियों, विद्यापति जी का जो समय है वो 1360 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक की बात ये करते हैं, अर्थात 14वीं सदी की बात करते हैं। तो 1360 ईस्वी से लेकर के ये 1450 ईस्वी तक हैं, अर्थात बात करें तो 14वीं सदी तक ये इनका समय रहा है। तो इनका जो समय है, ये समय इन्होंने इसी समय में जो कुछ भी किया है वो इसी समय में किया है साथियों, ठीक है? आगे है इनका जो जन्म स्थान है वो क्या रहा है साथियों। तो जन्म स्थान लिखते जाइए साथियों। जो जन्म स्थान है वो है विप्सी जिला दरभंगा बिहार। कौन सा जन्म स्थान है? विप्सी जिला और दरभंगा। विप्सी गांव है, जिला है दरभंगा है, ठीक है? और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। विप्सी गांव, जिला दरभंगा है और ये बिहार में पड़ता है। और ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो यह आपको पता होना चाहिए साथियों। अब बात करेंगे इनके पिताजी के बारे में। अब इनके पिताजी कौन रहे हैं साथियों? तो इनके जो पिता थे वो थे गणपति ठाकुर। क्या नाम था? गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर इनके पिताजी रहे हैं। तो इनकी माताजी कौन रही है? माताजी के बारे में भी लिख लीजिए। जो इनकी माताजी रही थी हंसनी देवी। क्या नाम था उसका? हंसनी देवी, उसका नाम था हंसनी देवी। तो इनकी माताजी का नाम क्या रहा है? हंसनी देवी रहा है साथियों। अब इनके पिता ने साथियों क्या है कि गंगा भक्ति तरंगिणी। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है, जो डिटेल में हम लोग बात करेंगे वो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? तो लिखिएगा, इनके पिता ने गंगा भक्ति तरंगिणी, गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था इनके पिताजी ने? गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? जो पिताजी थे विद्यापति जी के, उन गणपति ठाकुर ने, उन्होंने जो है गंगा भक्ति तरंगिणी, इनका नाम भी ग से स्टार्ट हो रहा है और इन्होंने जो लिखा है ग्रंथ वो भी ग से स्टार्ट हो रहा है। तो गणपति ने गंगा भक्ति तरंगिणी लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखिए। अब 2 संतानें थी इनके, 2 संतानें रही हैं, ठीक है? अब 2 संतानें कौन कौन सी थी साथियों? ये थी पुत्र, एक तो था
पुत्र था हरपति और पुत्री थी दुलही। किसके? विद्यापति जी के। तो साथियों जो पुत्र है वो तो था हरपति, ठीक है, और जो पुत्री थी वो थी साथियों दुलही। ये इनकी दो संतानें रही हैं। अब एक और बात कर लेते हैं, जो इनके गुरु थे वो कौन थे? पंडित हरि मिश्र। ये विद्यापति जी के कौन रहे हैं? गुरु रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, इसे आपको ध्यान रखना ही है। जितनी भी बातें मैं यहाँ पर लिखाता हूँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखा हूँ, हर पॉइंट को आपको नोट करना है रजिस्टर में और बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे मेन है। देखो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर रिवीजन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ही ली होगी, तो लिख करके अपने रजिस्टर में लिख करके आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन होना भी चाहिए, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं विद्यापति जी के बारे में, इनके आश्रयदाता। अब ये किसके आश्रयदाता कौन रहे हैं? आश्रयदाता। अब इनके आश्रयदाता कौन है, अर्थात ये किसके आश्रय में रहे थे साथियों, वो लिखिए। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। आपको पता भी होगा कि तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के ये आश्रय में रहे थे, तो याद रख लीजिएगा। तिरहुत के राजा थे, एक का नाम था शिव सिंह और एक का नाम है कीर्ति सिंह, ठीक है, कीर्ति सिंह। तो दो राजा थे, एक का नाम था शिव सिंह और एक का नाम था कीर्ति सिंह। दोनों के आश्रय में ये रहे थे साथियों। अब विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। जो कवि रूप है उसके संदर्भ में विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं, उसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए साथियों। अब विद्यापति जी के कवि रूप में अलग अलग क्या क्या मत हैं, जो कवि रूप वाले मत हैं उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो लिखिए, कवि रूप में विद्वानों के मत, कवि रूप में विद्वानों के मत। अब क्या क्या मत रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको लिखनी है मित्रों, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए लिखिए, अब बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखना है आप लोगों को। विद्वानों के मत, श्रृंगार कवि के रूप में कौन कौन मानते हैं साथियों? अब इनको श्रृंगार कवि कौन कौन मानता है? विद्यापति जी को श्रृंगार कवि मानने वाले जितने भी विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको कवि रूप में मानते हैं। दूसरे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी इनको श्रृंगार कवि के रूप में मानते हैं। और तीसरे आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी इनको श्रृंगार कवि के रूप में मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, ये भी इनको श्रृंगार कवि के रूप में मानते हैं। पांचवा इधर लिख रहा हूँ, सुभद्रा झा, ये सारे के सारे जो राइटर हैं, जो रचनाकार हैं, ये इनको श्रृंगार कवि के रूप में मानते हैं विद्यापति जी को। तो विद्यापति जी को श्रृंगार कवि के रूप में मानने वाले कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। ये जितने भी राइटर हैं ये सारे के सारे विद्यापति जी को क्या मानते हैं? श्रृंगार कवि के रूप में मानते हैं। तो ये आपको लिख लेना है साथियों। अब आगे बात करते हैं भक्त कवि के रूप में कौन कौन मानते हैं? विद्यापति जी को भक्त कवि भी कहते हैं। अब भक्त कवि के रूप में कौन कौन मानते हैं विद्यापति जी को? तो सबसे पहले नाम आता है श्याम सुंदर दास। क्या नाम आता है? श्याम सुंदर दास। साथियों हिंदी साहित्य के नोट्स
और काव्य शास्त्र के नोट्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मित्रों। तो मंगवाइए, अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत लोगों ने विश्वास दिखाया है और बहुत लोगों ने सराहना करी है साथियों, तो नोट्स आपको भी मंगवाने चाहिए। ठीक है साथियों, साइकोलॉजी मैनेजमेंट के नोट्स भी बहुत खतरनाक नोट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं और मैंने लिखे हैं, अच्छे नोट्स हैं, बहुत सारे लोगों का मिश्रण है उसमें, बहुत सारे लोगों की बातें हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ये नोट्स जो हिंदी साहित्य के नोट्स हैं वो भी अनेक किताबें अनेक बुकों को लेकर के लिखे गए हैं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा। तो श्याम सुंदर दास, दूसरे राइटर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रज नंदन सहाय। ये लो साहब। तो ठीक है, भक्त कवि के रूप में श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रज नंदन सहाय, ये जो विद्यापति जी है उनको भक्त कवि के रूप में मानने वाले हैं। साथियों आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और ये इतने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं कि हर किसी के बस का काम नहीं है। लोग सोचते ना अरे यार पढ़ लेंगे, मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों से। तो श्रृंगार कवि को रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। देखो श्रृंगार कवि के रूप में देखो 3 पे तो राम आ रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो याद हो जाएगा श्रृंगार कवि के रूप में। फिर हरप्रसाद शास्त्री, फिर है सुभद्रा झा, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। तो इस तरह से ट्रिक से याद रख लो। फिर भक्त कवि किसने माना? अब भक्त हम किसके होते हैं? भगवान के होते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हमने भगवान के दर पर हमने हजारी यानी कि हाजिरी दी है। ठीक है, और फिर वहाँ पर कहाँ पर जा करके? ब्रज नंदन अर्थात ब्रज में जा करके। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो 2 मत हो गए, एक तो श्रृंगार कवि के रूप में हो गया और एक हो गया है भक्त कवि के रूप में। अब अगला यहाँ पर जो मत आता है वो आता है रहस्यवादी के रूप में। तो तीसरा जो मत है वो है रहस्यवादी कवि। कौन कौन मानता है इनको? रहस्यवादी कवि अब कौन कौन कहता है साहब, ये भी आपको पता होना चाहिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन, ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है साथियों, वो इनको क्या मानते हैं? इनको मानते हैं रहस्यवादी कवि। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो पहले राइटर तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए और दूसरे राइटर इसी में ये होते हैं नागेंद्र नाथ गुप्त। क्या नाम है उनका? नागेंद्र नाथ गुप्त। तीसरे नंबर पर होते हैं जनार्दन झा। ठीक है, तो ये 3 राइटर जो है इनको रहस्यवादी कवि के रूप में मानते हैं। किसको? विद्यापति जी को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने। तो मैंने आप लोगों को तीनों बातें लिखा दी है कि कवि के रूप में विद्वानों के जो मत हैं कि कौन से कवि? विद्यापति जी के रूप में जो मत हैं वो चाहे श्रृंगार कवि के रूप में हो या फिर भक्त कवि के रूप में हो या रहस्यवादी कवि के रूप में हो, किस किस ने अपने अपने मत दिए हैं और किस हिसाब से दिए हैं, ये हम लोगों ने लिखा है। तो साथियों आप लोगों को भी लिख लेना है। चले आगे बढ़ते हैं मित्रों। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही होगी साथियों। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप जो है नोट्स लिखाते हो और देख करके लिखाते हो। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जहाँ नहीं देखा जाता वहाँ पर अधूरे ही लिखाए जाते हैं। मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं बिना देखे लिखाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी यहाँ पढ़ना है वही पढ़े, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, एक भी बात नहीं छूटनी चाहिए आपके नोट्स में, क्योंकि आप जब चैनल पर आए हो और तो 100% आपको मिलना चाहिए ना भाई। विश्वास कीजिए, विश्वास की बातें होती है। ठीक है, और बिना देखे लिखाऊंगा तो अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट जाएगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो छूटनी नहीं चाहिए, वो भी छूट गई तो तुम क्या करोगे बताओ? छूट गई तो छूट गई, आप तो वही लिखोगे ना। तो कुछ नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैंने जो बनाए नोट्स हैं उनसे एक एक बात मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इसलिए विश्वास की बातें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पर बिना देखे लिखाएं तो वहाँ बिना देखे वालों के पास से आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई। किसी का कोई रोक टोक थोड़ी है कि आप, मैं तो ये कह रहा हूँ ना भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप यहीं पढ़िए।
हजारों चैनल हैं, हजारों पढ़ाने वाले हैं, वहाँ पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस चैनल पर मैं 100% देता हूँ, ये ना मेरा वादा है। कोई भी टॉपिक अगर मैंने उठा लिया तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे लेना, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ये सोच लेना आप लोग। इतनी अच्छी और इतनी सटीक और इतनी साधारण रूप में आप लोगों को मैं लिखा देता हूँ नोट्स बनाइए ना, लिखिए ना आप नोट्स। क्यों भागते हो इधर उधर? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसको मत करो ना यार, क्या मतलब आ रहा है? जब एक चैनल पर विश्वास करो, और मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ पर विश्वास करो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने लिखी है। अब आगे बात करते हैं। आगे जो अच्छी बात है, बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा था। तो जो बच्चन सिंह जी हैं, उनके द्वारा इनको क्या कहा गया? बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा? जातीय कवि कहा है। क्या कहा है साथियों? जातीय कवि। तो जो बच्चन सिंह जी थे, उनके द्वारा विद्यापति जी को क्या कहा गया? जातीय कवि कहा, ठीक है। बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा है? जातीय कवि कहा। फिर आगे बात है, निराला ने पदावली के पदों को, जो सुमित्रानंदन पंत और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह के जो राइटर हुए हैं, उनमें निराला भी एक बहुत तगड़े राइटर रहे थे, ठीक है। तो जो निराला थे, उन्होंने पदावली के पदों को, निराला ने पदावली के, इनकी विद्यापति जी की पदावली थी ना, हाँ याद रखना, विद्यापति जी की पदावली एक रचना है। ये तो आपको ध्यान आ ही गया होगा। बताना, पूरा नाम बताओ, पदावली कौन सी पदावली थी इनकी, विद्यापति जी की? कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए, ठीक है। पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। क्या कहा है? नागिन की लहर। नागिन की कौन सी पदावली थी? आ गया क्या ध्यान? नहीं आया? मैं बता देता हूँ। विद्यापति पदावली थी इनकी, इनके ही नाम से लिखी थी इन्होंने, विद्यापति पदावली। तो जो विद्यापति पदावली थी, उसको जो निराला जी थे, वो निराला जी के द्वारा उसको क्या कहा गया? नागिन की लहर कहा गया। नागिन की लहर, याद रखना, नागिन की लहर कहा है, ठीक है। नोट्स मंगवाइए, अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लिखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आदिकाल के नामकरण करने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा इनको। क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसको कहा है? विद्यापति जी को। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो निराला जी थे, उन्होंने विद्यापति पदावली को नागिन की लहर कह के पुकारा। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, इनके द्वारा विद्यापति जी को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कह के पुकारा, और बच्चन सिंह जी ने इनको जातीय कवि कह के पुकारा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस बोर्ड पर, इस वाइट बोर्ड पर आपकी ज़िंदगी बना दूंगा मैं, ये सोच लेना आप लोग। वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना मेरे साथियों, ठीक है। ज़रूर, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोग करोगे और जुड़ोगे इससे। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ कोई फैंकोलॉजी, कोई हंसी मजाक, कोई टाइम वेस्ट का काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब। तो यहाँ तक की सारी बातें हो चुकी है विद्यापति जी के बारे में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखा चुका हूँ आप लोगों को। अब आगे, विद्यापति को हम लोग क्या क्या नाम से पुकारते हैं, जो इनके उपनाम रहे हैं, विद्यापति जी के जितने भी उपनाम रहे हैं उनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। और वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये सोच लेना। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है आज, हाँ भाई, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है विद्यापति जी के उपनाम से, जो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। चलिए
विद्यापति के उपनाम इनको किस किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहली बात करेंगे, मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। लिखिए आप यहाँ पर क्या कहते हैं इनको, मैथिली भाषा में लिखा गया इसलिए मैथिल इनको कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा है इनका नाम अभिनव जयदेव। क्या नाम है, अभिनव जयदेव, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से। फिर है तीसरे नंबर पर कवि शेखर भी इनको कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं कवि शेखर। तीन नाम हो गए। सबसे ज्यादा अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल, इनको बहुत बहुत बार पूछा गया प्रश्न है इससे संबंधित, बहुत। ठीक है। फिर अगला है कवि कंठहार। चौथे नंबर पर है कवि कंठहार। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कवि कंठहार हो गया। पांचवें नंबर पर है कवि रंजन। क्या नाम है, कवि रंजन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आगे है छठे नंबर पर बात करते हैं, खेलन कवि भी इनको कहा जाता है। कौन सा कवि, खेलन कवि। खेलन कवि लिखा रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट लिखा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, ये मान लेना। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस यार मेहनत तो आपको देखो करनी पड़ेगी, इन सब को लिखना तो पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है। सातवें नंबर पर दशावधान भी इनको कहा जाता है। आठवें नंबर पर पंचानन की उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। तो इतने सारे उपनाम कह दो या इनकी उपाधियां कह दो। ठीक है, इनको उपाधियां भी कह सकते हैं। तो विद्यापति जी जो है उनको मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं, कवि शेखर उनको कहा जाता है, कवि कंठहार उनको कहा जाता है, कवि रंजन उनको कहते हैं, खेलन कवि उनको कहते हैं, दशावधान कहते हैं और पंचानन की उपाधि भी साथियों विद्यापति जी को दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो भी लेना चाहें। ठीक है, बाद में लिख लिया करो, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। साथियों थोड़ी सी ये हो सकती है क्लास लंबी, और जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगाने हैं, हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के नोट्स मंगाने हैं, वो मंगवा सकता है। फर्स्ट ग्रेड के लिए साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी, रीट के साइकोलॉजी आप लोगों को मंगवाइए। बहुत तगड़े नोट्स हैं मित्रों। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारी उपाधियों से इनको विभूषित किया गया था। अब विद्यापति को आगे नोट्स लिखते जाइए। विद्यापति को शिव सिंह, क्या नाम है, विद्यापति को शिव सिंह ने, यानी कि जो राजा शिव सिंह हुए थे, तिरहुत के राजा थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह, दोनों के दोनों राजा थे। उनके विद्यापति आश्रय में रहे थे, यानी कि इनके विद्यापति जी के आश्रयदाता दो ही तो थे, एक तो शिव सिंह थे और एक कीर्ति सिंह थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे, तिरहुत के राजा थे। तो याद रखना, विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। तो राजा शिव सिंह ने विद्यापति को, राजा शिव सिंह ने कौन सी उपाधि दी, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान करी थी। अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान करी। पूरी चीज लिखाता हूं साथियों, शॉर्ट में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, डिटेल से लिखो और मस्ती के साथ पढ़ो। देखो नोट्स के हिसाब से लिखा रहा हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है यहाँ पर। तो याद रखिए, शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति जी को प्रदान करी थी। अब आगे बात आती है साथियों यहाँ पर दशावधान की उपाधि। अब दशावधान की भी इनको उपाधि मिली, किसको, विद्यापति जी को। तो दशावधान की उपाधि संभवतः
संभवतः किसने दी होगी? दिल्लीश्वर। क्या नाम था? दिल्लीश्वर। ये तो मैंने भी नहीं सुना था भैया। तो दिल्लीश्वर के द्वारा जो है ये उपाधि प्रदान करी। दशावदान, द इसमें भी आ रहा है और दिल्लीश्वर में भी द आ रहा है, तो याद हो जाएगा। दशावदान की उपाधि दिल्लीश्वर के द्वारा दी गई थी। अब बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाते कवि कहा, याद है ना आप लोगों को? तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को अरूप का कवि भी कहा था। जाते कवि के साथ साथ इन्होंने अरूप का कवि भी कहा। अरूप का कवि भी कहा, ठीक है, याद रखना भाई। अरूप का कवि भी जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ही कहा गया है। आगे है विद्यापति के जो पद हैं, लिखते जाइए आप लोग। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार। विद्यापति जी के जो पद हैं अधिकतर श्रृंगार के ही हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। जिनमें नायिका और नायिका तो कौन है? राधा। और नायक साथियों कृष्ण, नायक जो है कृष्ण हैं। तो विद्यापति जी के जो अधिकतर पद हैं साथियों वो श्रृंगार से संबंधित हैं और जिनमें नायिका राधा को बनाया गया है और जो नायक है वो कृष्ण भगवान को बनाया गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं साथियों, जो विद्यापति हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है मित्रों। तो ये दोनों ही बातें किसने कही? एक तो ये ऊपर वाली और ये ऊपर वाली, ठीक है। तो ये विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार रस के हैं जिनमें नायिका राधा और नायक कृष्ण है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा है। और एक बात और कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये दोनों की दोनों बातें जो है विद्यापति जी के संबंध में किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही कहा गया है। तो मित्रों ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट के मोहताज हो, ले लो जल्दी से। ले लिया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी विद्यापति जी छोटे मोटे थोड़ी थे भैया, तो विद्यापति जी के बारे में तो बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। विद्यापति जी बहुत खतरनाक कवि और रचनाकार और राइटर रहे हैं, बहुत भयंकर वाले हैं, ठीक है। तो लिखते जाइए, घबरा तो नहीं रहे, घबराना मत भाई। हाँ, जो भी मेरे से जुड़े वो ये सोच के जुड़े कि यार पढ़ना है, इस चैनल पर आए हैं तो पढ़ना पड़ेगा। सर तगड़े नोट्स लिखा रहे हैं, ठीक है भाई। तो बहुत तगड़े नोट्स लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़िए या सुनिए, कुछ भी करिए, पर लिखने तो पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि कहा है, हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो याद रखना साथियों, हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति जी को कहने वाले कौन थे? डॉक्टर बच्चन सिंह जी थे। तो ये पॉइंट भी बहुत तगड़ा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो विद्यापति जी को माना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय, हिंदी में
कृष्ण को काव्य का विषय, कृष्ण को काव्य का विषय, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि, काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि कौन थे साथियों? विद्यापति जी ही माने जाते हैं। विद्यापति जी ही माने जाते हैं। लिखिए साथियों, लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो लिखिए, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। हिंदी साहित्य का एक एक पॉइंट लिखा दूंगा मैं इस चैनल पर, ध्यान रखिएगा यार। जितने भी लोग हैं ना जो पढ़ा रहे ना शॉर्ट में वोट में जो भी हैं, मत पढ़िए, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। शॉर्ट में पढ़ना अपने आप को शॉर्ट करना है, ठीक है ना? तो अपने अंदर फॉल्ट हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ है फिर। इसलिए पहले डिटेल से पढ़िए, जम कर के डिटेल से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। कहीं भी आपको कहीं भी एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बिगाड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉपियाँ ही तो भरने जाते हैं हम लोग कोचिंग पे, क्या करने जाते हैं? पढ़ना तो घर पे पड़ता है ना, भर लो ना कॉपियाँ, भरवा रहा हूँ मैं। पढ़ो, दिन रात पढ़ो, मेहनत करो ना। कॉपी भरने की बात है, मैं भरवा रहा हूँ ना, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अब है विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी भाषा भी कहा था। अपभ्रंश को देसी भाषा क्या कहा? अपभ्रंश को देसी भाषा कहा। याद रखना भाई, विद्यापति जी के द्वारा अपभ्रंश को क्या कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। और विद्यापति जी ने क्या कहा? देसी भाषा कहा है। किसे? अपभ्रंश को। याद हो जाएगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विद्यापति आदिकाल व भक्ति काल के संधि कवि, आदिकाल व भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। संधि कवि माने जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आदिकाल व भक्ति काल के क्या माने जाते हैं? संधि कवि माने जाते हैं, बीच के कवि। इनको जोड़ने वाले कवि के रूप में विद्यापति जी को माना जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की बातें आपने मेरे हिसाब से नोट कर ली होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिसने भी नहीं लिया है ले लो, फटाफट ले लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और भी इसमें विद्यापति जी छोटे मोटे राइटर थोड़ी रहे हैं यार, छोटे मोटे रचनाकार हैं क्या विद्यापति जी? बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा विद्यापति जी के बारे में, तो लिखते जाओ। बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, ठीक है? और अच्छा लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और तो क्या है, हाँ? या फिर अच्छा नहीं लगे तो मत करना सब्सक्राइबर भाई, और तो क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? लिखें आगे। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद, विद्यापति के द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद, विद्यापति के द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते थे? नचारी, नचारी कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं? नचारी। जो शिव की भक्ति के लिए जो पद लिखे गए विद्यापति के द्वारा, उनको क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है भैया। नहीं मिलेगा आप लोगों को। नचारी का मतलब क्या होता है? हास्य तथा व्यंग्य गीत। इस नचारी का मतलब क्या होता है? इस नचारी का मतलब होता है हास्य तथा व्यंग्य गीत। ये लो साहब, इस नचारी का मतलब होता है हास्य तथा व्यंग्य गीत होता है। चले आगे पढ़ते हैं। विद्यापति ने सबसे पहले
विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया। विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया। कहानी शब्द का प्रयोग किया। चलिए कैसे किया था वो लाइन भी लिख लीजिए। पुरुष कहानी हों कहो, जसु पथ थावे पुण्य। जसु पथ थावे पुण्य। तो ये लाइन थी और इसमें कहानी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो लाइन है वो ली गई थी कीर्तिलता से। कहाँ से ली गई थी मित्रों? कीर्तिलता से ली गई थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है, कर लोगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये जो है विद्यापति जी की बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी और अभी और हैं। विद्यापति जी अभी और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। विद्यापति जी में अभी कल परसों 2 दिन तक वीडियो और आप लोगों के पास आएगा, विद्यापति जी से संबंधित ही है, ठीक है। तो साथियों यहाँ तक लिखिए और पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।